और आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक और टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज कोरोजन। एक और टॉपिक दैट इज कोरोजन। सो कोरोजन एक्चुअली होता क्या है? बहुत सारे डेली लाइफ के एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं कि कोरोजन होता क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे कॉमन रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगना। इसके अलावा टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर का कलर जो होता है, सिल्वर का लस्टर धीरे धीरे उसका कम होना। कॉपर पे ग्रीन लेयर का जमना, इसी तरह से ब्रॉन्ज पे जमना। ये सारे एग्जाम्पल हैं कोरोजन के। ठीक है, अब इससे प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा जो मेटल है या मेटालिक जितने मटेरियल होंगे वो धीरे धीरे डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, नुकसान पहुंचता है बहुत बड़ा। इसलिए इसका सोल्यूशन निकालना इंपॉर्टेंट है। लेकिन पहले हमें समझना तो पड़ेगा कि एक्चुअली कोरोजन होता क्या है, और यही आज हम समझने वाले हैं। सिंपल इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन हम क्या कहते थे? मेटल पे ऑक्साइड की लेयर लगना। लेकिन इस बार हम थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसको देखेंगे दैट एक्चुअली कोरोजन होता क्या है। कोरोजन जो होता है ये होता है मेटल गेट ऑक्सीडाइज। मेटल जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है एंड लूज इलेक्ट्रॉन, लूज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कोरोजन। ठीक है, मेटल का ऑक्सीडेशन होना। लेकिन क्या ये प्रोसेस इतनी होती होगी? नहीं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं ये रिएक्शन जाएगी जहां पे खत्म होगी या कहीं से स्टार्ट हो रही होगी। हमें इसका पूरा प्रोसेस जानना है और ये पढ़ेंगे हम लोग किसके अंदर? मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन के अंदर। किसके अंदर? मैकेनिज्म। ठीक है, इसका मैकेनिज्म देखेंगे किस तरह से प्रोसेस होती है, फिर हमें समझ में आएगा। ठीक है, कि एक्चुअली कोरोजन स्टार्ट कहां से होता है, ठीक है, और किस तरह से इसकी प्रोसेस चलती है। तो हमने बहुत सारे मेटल्स की बात की जहां पे कोरोजन दिखता है। हम एक एग्जांपल उठाएंगे दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। सो आयरन का रस्ट होना, आयरन का रस्ट बनना, जंग लगना जिसको कहते हैं, वो किस तरह से होता है आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। सो मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग को करने से पहले हमें यह समझना है कि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर क्यों आता है। कोई ना कोई रीजन होगा, कोरोजन को हम क्यों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे हैं। सो एक्चुअली इसका रीजन यहीं से आता है, मैकेनिज्म से। जब हम लोगों ने इसकी मैकेनिज्म देखी, जो अब आप देखने वाले हो, वो एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिकल पाथवे को फॉलो करता है। इलेक्ट्रोकेमिकल यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो आता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल एनर्जी से बना है, उन्हीं के कन्वर्जन को पढ़ते हैं, राइट। यहाँ पे भी हम यही देखेंगे। इसलिए कोरोजन और उसकी जो मैकेनिज्म है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आती है। क्लियर हो गया? इसी रीजन से हम इसको देखेंगे, और आप जब इसकी रिएक्शन करोगे आपको तब भी समझ में आएगा मैं क्या बोल रही हूँ। स्टार्ट करते हैं। अगर हमने फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, सो रस्टिंग ऑफ आयरन को समझने के लिए हमने पहले कोई मेटल लिया, आयरन का कोई मटेरियल ले लिया। ठीक है, इसमें रस्ट बना। रस्ट बनने के बाद क्या होता है? आयरन जो होता है वो टूट जाता है, यहां से आयरन निकला और माना यहाँ पे रस्ट बन गया। ठीक है, रस्ट, और यहाँ से आयरन निकला हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल पाथवे को फॉलो करने के लिए इस पे एनोड और कैथोड का बनना जरूरी है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, रस्टिंग ऑफ आयरन स्टार्ट वहां से होती है जहां से पहले बनता है एनोड। एनोड में हमने क्या कहा? मेटल ऑक्सीडाइज होता है। तो यहाँ पे आयरन जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है, किसमें? Fe+2 में। और क्या करते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। ये Fe+2, इसको हम लोग फेरस आयन के नाम से जानते हैं, फेरस आयन। ठीक है, तो एनोड का काम करता है यहाँ पे मेटल खुद, जो कि इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, और इसको, इस रिएक्शन को जो इनहेंस करता है या बढ़ाता है, उसका होता है वाटर का प्रेजेंस, वाटर वेपर। रस्टिंग ऑफ आयरन ऑक्सीजन और वाटर वेपर के प्रेजेंस में होती है। ये रिएक्शन जो होती है वो वाटर वेपर की हेल्प से होती है। ध्यान रखना ये चीज। ठीक है, हुआ क्या? मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें? फेरस आयन में। ठीक है, और फेरस आयन 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, ये एनोड का काम कर रहा है। इस टाइम पे जो इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है, ध्यान रखना मैं क्या बोल रही हूँ, रिडक्शन पोटेंशियल, वो होता है -0.44 वोल्ट, 0.44 वोल्ट। ये एनोड है। एनोड पे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए। अब जो ये रिएक्शन है कहाँ पे हो रहा होगा? यहाँ पे तो मेटल का ऑक्सीडेशन हुआ है, इसी पार्ट पे। यहाँ से मेटल गायब हो गया ना,
यहीं पे हुआ है, आयरन जो है वो यहीं पे फेरस आयन में चेंज हुआ है और 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए, रिलीज किए हैं। ये इलेक्ट्रॉन, अगर आप लोगों को नॉर्मल सेल याद होगा, इलेक्ट्रॉन एनोड से कहां हो जाते हैं, कैथोड की तरफ। यहाँ पे हमें कैथोड तो दिख नहीं रहा है, यही इलेक्ट्रॉन किसी मेटल का पर्टिकुलर स्पॉट ढूंढते हैं, कोई भी सब स्पॉट ढूंढते हैं, वहां पे रिएक्शन होगी इसकी आएगी और वो सरफेस पे होगा, हमेशा याद रखना। ये इलेक्ट्रॉन माना मूव किया हमने, ये स्पॉट को मान लिया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर को मूव कर रहे हैं, तो ये किसकी तरह काम करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे दैट इज कैथोड। ठीक है, कैथोड पे होगा क्या, देखो कैथोड पे ये इलेक्ट्रॉन करेंगे क्या, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन किसकी प्रेजेंस में, H+ की प्रेजेंस में, हाइड्रोजन आयन। ये हाइड्रोजन आयन कहां से आया वो मैं भी आपको समझाऊंगी कहां से आया। ठीक है, पर पहले आप इस रिएक्शन को देखो, O2H+ से रिएक्शन करके हमें बना था वाटर। अब करो आप इस रिएक्शन को बैलेंस। O2 तो मैं बताया क्लियरली कि 2 है, तो यहाँ पे रख दिया हमने 2। हाइड्रोजन कितने चाहिए, 4। 4 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4। पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए 4 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। यहाँ कितने हैं, 2 चाहिए हमें, कितने, 4। क्या करना पड़ेगा, 2 यहाँ बढ़ाने पड़ेंगे, यहाँ भी 2 बढ़ जाएंगे, तो यहाँ अपने आप क्या हो जाएगा, 4। एक Fe से 2 इलेक्ट्रॉन, 2 Fe से 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया। ये हमारे पास कैथोड पे रिएक्शन आ गई, इसका भी हम लोग ई सेल लिख सकते हैं। यहाँ पे हम रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में लिखेंगे, इसका वैल्यू होता है 1.23 वोल्ट। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है। ये चीज तो क्लियर हो गया, राइट। ये हमारे पास कैथोड की रिएक्शन आ गई। मैं बता रही थी आपको कि H+ कहां से आया। होता क्या है, हमारे आसपास बहुत सारे क्या है, एसिड है इस टाइम पे पोल्यूशन के कारण। इन्हीं एसिड में से ज्यादातर जो एसिड होता है वो होता है कार्बोनिक एसिड H2CO3, जो कि कहां से बनता है, वाटर प्लस CO2। वाटर प्लस CO2 से H2CO3 यानी हाइड्रोकार्बोनिक एसिड बनता है और यही टूटता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करके H+ और HCO3- में टूटता है। यही H+ यूज होता है यहाँ पे कैथोड पे। तो इसलिए यही तो इम्पोर्टेंट है। अगर मेटल जो है वो बहुत अच्छी इन्वायरमेंट में है तो वो धीरे धीरे क्या होता है, आयरन हर जगह पे बहुत जल्दी रस्ट नहीं होता, कहीं पे उसका तेज होता है, कहीं पे कम। तो बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं उसमें से एसिड का प्रेजेंस भी बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि हमें H+ तो चाहिए ये रिएक्शन होने के लिए। ये रिएक्शन उतनी तेजी से होगा जितनी तेजी से ये रिएक्शन चलेगी, आपस में कनेक्टेड है। ऑक्सीजन ने रिएक्शन किया हाइड्रोजन से, वाटर बन गया। क्लियर हो गया। ये हमारे पास टोटल रिएक्शन आ जाएगी। क्या बनेगी टोटल रिएक्शन, 2FeO2 से क्या बन रहा है, 2Fe+। सॉरी, इसमें हाइड्रोजन तो प्रेजेंस लगाना भूल गई, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, क्या बनेगा 4H+। क्या बन जाएगा इससे, Fe+2 और साथ में क्या बन जाएगा H2, 2H2। ये हमारे पास टुगेदर टोटल रिएक्शन आ गई और यहाँ से ई सेल भी जाएगा आपका, ये इन दोनों से सेल बन गया। ई सेल की वैल्यू यहाँ पे होती है, जुड़ जाएंगे दोनों, 6-7 वोल्ट। इसको निकाल लेना, आप लोगों को पता होगा फॉर्मूला क्या होता है ई सेल का, आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लास्ट वीडियो देखे होंगे तो। ठीक है, हमारे पास ई सेल की वैल्यू आ गई, दैट इज 1.67 वोल्ट। प्रोसेस क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है, रिएक्शन होती है, फिजिबल है। फिजिबल समझते हो, फिजिबल मतलब डेल्टा जी की वैल्यू किस में आ रही है, तो यहाँ पे डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, NF ई सेल। अगर निगेटिव में आए तो क्या होता है, फिजिबल होती है, मतलब रिएक्शन होगी, सेल काम करेगा। सेल काम तब करता है जब माइनस में हो, तो ये तो पॉजिटिव आ रखा है तो इससे इसका माइनस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आएगी, इसलिए रिएक्शन पॉसिबल है। और इसीलिए हमारे आसपास बहुत आसानी से रस्टिंग या अदर कोरोजन जो होता है वो देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि इसकी डेल्टा जी की वैल्यू माइनस में आती है और ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव आती है, दैट्स व्हाई। खैर हम ये कहीं और चले गए, आप बस इसको ध्यान रख लेना कि इसकी डेल्टा जी की वैल्यू माइनस में आती है। तो ये था हमारे पास किस तरह से रिएक्शन स्टार्ट होती है। रिएक्शन स्टार्ट होती है एनोड से। एनोड पे रिएक्शन जो होती है, ये तो इसका एक कॉमन रिएक्शन है, Fe+2 आयन थोड़ी बनता होगा, FeOH² बनता है, क्योंकि वाटर से रिएक्शन करता है। लेकिन हमें क्या दिखाना है कि किस तरह से आयन चेंज होंगे, आयन किस तरह से बनेंगे, हमें वो समझना है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट जो बोर्ड पे इस टाइम पे दिख रहा है। अब होगा क्या, हमें तो पता है कि लास्ट में रस्ट बनता है, पर रस्ट तो बना ही नहीं, हमारे पास तो क्या आया, फेरस आयन आया। ये फेरस आयन जो होता है
बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज होगी, बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज होगी, क्या करता है Fe+3 दैट इज फेरिक आयन में कन्वर्ट होता है। और यही फेरिक आयन जो होता है ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड के फॉर्म में रहता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड के फॉर्म में रहता है, दैट इज कॉल्ड रस्ट। इसी को हम लोग रस्ट के नाम से ही जानते हैं। और ये बन गया आपका रस्ट, और लास्ट में यही पे प्रोसेस खत्म होती है जब रस्ट बन जाता है, और ये धीरे धीरे चलता रहता है और हमारे पूरे मटेरियल को खा जाता है। पूरा आयरन जो है खत्म हो जाएगा और क्या बन जाएगा, रस्ट, और वो डैमेज हो जाएगा हमारा जो मटेरियल होगा, दैट इज कॉल्ड रस्टिंग। और ये थी हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, इस तरह से अदर मेटल में भी ये प्रोसेस देखने को मिलती होगी, अदर प्रोसेस में भी ये चीज देखने को मिलती होगी। तो यही था आज के लिए। तो खैर, इन केस आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें तो मेरे को बताइएगा। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।